ये कहानी है विमला की, जो कि अपने बेटे रमेश की शादी तानिया नाम की लड़की से करवा देती है और कुछ समय बीतने के बाद अपने बेटे बहू के साथ गांव से शहर आ जाती है। विमला की बहू तानिया कमरे में कपड़ों को फोल्ड कर रही थी। तभी वहाँ उसकी सास विमला आती है और उसके पास जाकर उससे कहती है, बहू, तू जो इतने कपड़े फोल्ड कर रही है, कपड़ा थोड़ा अपने सर पर भी रख लेती तो थोड़ा अच्छा लगता। बहू वाले संस्कार आ जाते तुझ में। बहू वाले थोड़े काम कर लिया कर कभी कभार। क्या माँ जी, आप भी ना, घर में ही तो हूँ ना मैं। कौन सा बाहर बिना घूंघट के बाहर जा रही हूँ जो आप मुझे इतना सुना रही हो। जितना कह रही हूँ उतना किया कर, ज्यादा बकबक मत किया कर। बहू है ना तो बहुओं की तरह रह, सास बनने की कोशिश मत कर। तानिया अपनी सास की बात सुनकर घूंघट कर लेती है और अपने कपड़े फोल्ड करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। तानिया को हल्का सा बुखार होता है। विमला ये सब देखकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद तानिया के फोन पर एक कॉल आता है, जिसे उठाने के बाद तानिया जोर जोर से दांत फाड़ती हुई बातें कर रही थी। तानिया के हंसने की आवाज सुनकर विमला तानिया के कमरे में जाकर उससे कहती है, ये सब क्या है बहू? इतनी तेज तेज भी भला कभी कोई बहू हंसती है? कोई तौर तरीका है तेरे अंदर या नहीं? और अब तेरी तबीयत ठीक हो गई? अभी कुछ देर पहले तो तुझे बहुत तेज बुखार हो रहा था, जिसकी वजह से तुझसे कोई काम भी नहीं हो पा रहा था। नहीं माँ जी, मेरी तबीयत तो खराब ही है, लेकिन दोस्त की कॉल आ गई थी और उनकी बातें सुन के मुझे थोड़ी हंसी आ गई, और कोई बात नहीं है। ऐसे कौन हंसता है बहू? थोड़े तो बहू वाले लक्षण दिखा लेकर। तुझे कितनी बार बोल दिया कि बहू की तरह रहा कर, लेकिन नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती ही रहती है। पता नहीं अपनी माँ के साथ कैसे रहती थी। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? नहीं माँ जी, मेरी मम्मी ने कभी नहीं बोला कि ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे हंसो। उन्होंने हमें खुल के जीना सिखाया है। इतना खुल के भी नहीं रहना चाहिए कि भूल ही जाएं कि हम किसी के घर की बहू है। और छोड़ इन सब बातों को, अपने घर में जो मर्जी करती होगी, लेकिन यहाँ अगली बार तूने इतनी तेज तेज हंसी ना तो मैं तेरा बैग पैक कर दूंगी। फिर हंसियो अपने मायके में जितना हंसना हो। ऐसे ही समय बीतता है। देर रात विमला का बेटा रमेश ऑफिस से घर आता है और रमेश को देखकर विमला कहती है, आज बहुत देर हो गई बेटा तुझे घर आने में। चल जा, हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ तेरे लिए। ठीक है माँ, मैं अभी आया, 5 मिनट में हाथ मुंह धो के। विमला टेबल पर खाना लगाती है और अपनी बहू को आवाज देती हुई कहती है, बहू, ओ बहू, उठा, खाना खा ले, लगा दिया है मैंने तेरा खाना। कब से अपने कमरे में सो रही है? बुखार ही हुआ है। एक हमारा समय था, बुखार में भी सारा शरीर जलता रहता था, तब भी एक टांग पर खड़े होकर सारा काम करते थे घर का। अपनी सास की बात सुनकर तानिया अपने कमरे में से कहती है, ओहो, शुरू हो गया मेरी सास का कि जब मैं बहू थी तो क्या करती थी, और इनका ये एक टांग पर खड़े रहकर सारा काम करने वाला डायलॉग। कुछ देर में तानिया खाना खाने आती है। सभी लोग खाना खा के अपने कमरे में जा ही रहे थे कि तभी विमला अपने बेटे से कहती है, बेटा, मैं क्या कह रही थी कि गांव में ना हमारी कुलदेवी की पूजा हो रही है और मैं सबसे बड़ी हूँ तो मुझे जाना होगा। मैं सोच रही थी कि कुलदेवी की पूजा में तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। हाँ तो कोई बात नहीं माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मुझे बता देना, मैं उतने दिन का ऑफ लेकर गांव की टिकट निकलवा लूंगा। और आज कल में ही टिकट निकलवा ले, जल्दी ही जाना होगा, फिर तैयारी भी तो करनी होगी ना। रमेश अपने ऑफिस से कुछ दिनों की लीव लेकर अपनी माँ को लेकर गांव चला जाता है। विमला अपनी बहू बेटे के साथ अपने गांव पहुंचती है, जहां पहुंचने के बाद विमला अपने मुंह को छुपा लेती है और तब अपने गांव के घर में घुसती है, जिसे देखकर तानिया अपने मन में कहती है, अरे ये क्या, माँ जी ने ये इतना बड़ा घूंघट करके अपना मुंह क्यों छुपा लिया? घूंघट के नीचे तो मुंह मुझे छुपाना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। और ये मूर्ति की तरह खड़ी होकर क्या सोच रही है? अंदर आएगी या नहीं? पता नहीं क्या चलता रहता है इसके दिमाग में, हर थोड़ी देर में मूर्ति की तरह खड़ी हो जाती है। तानिया भी अब घर में आती है। दोनों सास बहू मिलकर पूरा घर साफ करते हैं। रमेश लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी विमला देखती है तो सब्जी कुछ है ही नहीं, वो भी बनाने के लिए। विमला अपनी बहू को साथ लेकर मार्केट जाती है सब्जी लेने। विमला अपने चेहरे को घूंघट से छुपा लेती है और मार्केट में जिसे देखकर तानिया फिर से अपने मन में कहती है, आखिर ये हो क्या रहा है मेरी सास को? हर थोड़ी देर में ये मेरी सास अपने मुंह को क्यों छुपा लेती है? वहाँ तो बहुत दादागिरी दिखाती है मेरे ऊपर, और जब से यहाँ आई है ये तब से भीगी बिल्ली क्यों बन गई है? फिर तो मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। अपने साथ लेकर आई हूँ ताकि तू मेरी कुछ मदद कर सके।
क्या हुआ, बोलेगी भी कुछ या ऐसे ही मूर्ति की तरह खड़ी रहेगी? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आप ये बार बार मुंह क्यों छिपा लेती हो। आपकी इस मुंह छुपाई का राज क्या है? कोई बात है क्या माँ जी? क्योंकि बहू तो आपकी मैं हूँ और मुझे मुंह छुपाना चाहिए और घूंघट करना चाहिए, लेकिन ये सब आप कर रही हो। अरे ये तो बस यूं ही किया हुआ है मैंने। तू भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती है। मैं भी तो अपने ससुराल की बहू हूँ, इसलिए मैं अपना चेहरा छुपाती हूँ। और अब घर चल, अब खाना भी बनाना है घर जाकर, बहुत देर हो गई है मार्केट में। विमला अपने चेहरे को छुपाती हुई घर आती है। तानिया रसोई में सबके लिए खाना बना कर लाती है, जिसे खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। अगले दिन सुबह विमला कुलदेवी की पूजा की तैयारी में लग जाती है। विमला अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी। विमला काम में मगन होती है और अपना चेहरा छुपाना भूल जाती है। विमला को काम करते देखकर सरला कहती है, आ गई तो फिर से यहाँ? भगा दिया ना तुझे तो गांव वालों ने, तू फिर आ गई यहाँ। अरे अगर आ भी गई है तो कम से कम अपना ये काली करतूतों वाला मुंह ही छुपा ले। विमला फिर से अपना मुंह छुपा लेती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। लेकिन विमला की बहू तानिया ये सब सुन लेती है, लेकिन तानिया उस समय कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद तानिया अपनी सास के साथ कुलदेवी की पूजा में चली जाती है। मंदिर पहुँचने के बाद विमला माँ दुर्गा के पास जाकर उनकी पूजा कर रही होती है। विमला ने अभी भी अपने चेहरे को छुपा रखा था। कुछ देर बाद विमला अपनी बहू के साथ पूजा खत्म करके आ रही थी। गांव के सभी लोग विमला को घूरे जा रहे थे। तानिया ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी सास की ये मुंह छिपाई का राज क्या है। लेकिन तानिया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो तभी एक औरत मालती के पास जाकर उससे कहती है, आखिर हुआ क्या है? मैं कब से देखी जा रही हूँ कि आप सभी लोग मेरी सास को घूरे जा रहे हो। आखिर ऐसा क्या हुआ है? और सरला आंटी, आप किन करतूतों की बात कर रही थी मेरी सास से? मैंने सब सुना सुबह, जो भी आपने सुबह बोला मेरी सास से। अरे मैं बताती हूँ तेरी सास की मुंह छिपाई की वजह क्या है। तेरी सास हरिया नाम के आदमी से प्यार करती थी और उसके साथ इश्क लड़ाती थी, जिस वजह से गांव वालों ने तेरी सास को गांव से ही निकाल दिया था। वो तो भला हो विजय का, जिसने सब कुछ जानने के बाद भी बिमला से शादी की और दोबारा से इसको गांव में रहने की अनुमति दी गई। अच्छा, तो मेरी सास किसी से प्यार करती थी, लेकिन आप लोगों को इतना तो सोचना चाहिए ना। वहीं एक तरफ मेरे ससुर हैं, जो सब कुछ जानने के बाद उन्हें पूरी इज्जत के साथ अपने घर की बहू बनाकर लाई, और एक आप लोग हैं जो दिन रात बस उनको उनकी गलतियों को लेकर उन्हें याद दिलाती रहती हो। कोई बात नहीं बहू, मुझे बुरा नहीं लगता। मैंने अपना मुंह तो छुपा ही लिया है, ताकि इनको मेरा ना तो चेहरा दिखे ना ही इनको बुरा लगे। नहीं माँ जी, आज से आपकी ये मुंह छुपाई खत्म। आज से आप किसी के सामने अपना मुंह नहीं छुपाओगी। जब इज्जत के साथ आपकी शादी हुई है तो आप भी किसी के घर की बहू हैं। आज से आपकी ये मुंह छुपाई खत्म। आपको क्या लगता है, क्या अतीत की गलतियों के लिए वर्तमान और भविष्य में शर्मिंदा होना सही है? अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? 5 बेटों की मां अनुराधा को अब अपने 5 बेटों की शादी की चिंता सताने लगी थी, लेकिन 5 के लिए एक साथ लड़कियां मिलने से रही। इसीलिए कुछ ही टाइम में एक अच्छे घर की लड़की माला से मिलने पर अनुराधा अपने बड़े बेटे राघव की शादी उससे करवा देती है और धूमधाम से अपनी बहू का स्वागत करते हुए बोलती है, आओ बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे घर में आने के बाद क्या पता मेरे बाकी के 4 बेटों को भी अच्छी लड़कियां मिल जाएं। अनुराधा अपनी बहू का स्वागत करके उसको आराम करने भेज देती है और अगले दिन एक साड़ी लेकर उसके पास जाकर कहती है, बहू, आज तेरी मुंह दिखाइए, ये ले साड़ी पहनकर तैयार हो जाइयो। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं वो साड़ी पहन लूं जो मुझे मेरी माँ ने बहुत प्यार से दी थी? अच्छा दिखा तो, कौन सी साड़ी है? अगर हल्की हुई तो मैं पहनने नहीं दूंगी। दोनों के कहने पर माला अपनी अलमारी में से एक बनारसी साड़ी लेकर आती है। वो साड़ी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसको देखकर अनुराधा की आंखें भी खुली रह जाती है और वो बोलती है, बहू, ये कितने की साड़ी है? दिखने में तो बहुत सुंदर है। माँ जी, माँ ने ये साड़ी पूरे 50,000 की ली है। प्योर बनारसी सिल्क की साड़ी है। माँ ने कहा था अपनी मुंह दिखाई पर ही पहनियो। ठीक है बहू, पहन लियो। अनुराधा के कमरे से जाने के बाद माला तैयार होने चली जाती है। कुछ देर में सभी मेहमान और पड़ोसनों के आने के बाद नीचे सबके सामने वो आती है। मोहल्ले की औरतें माला की साड़ी देखकर हैरान थी और उन्हीं में से एक कमला नाम की औरत कहती है, अरे वाह अनुराधा बहन,
बहू को मुंह दिखाई पर साड़ी तो बहुत महंगी दी है। मुझे नहीं पता था तुम्हारा दिल इतना बड़ा है। आंटी जी, वो ये साड़ी, हाँ कमला, मैंने ही दी है। अब पहली बहू घर में आई है तो अच्छे से स्वागत करना तो बनता है ना। अनुराधा सबके सामने झूठ बोल देती है और माला को भी इशारे में चुप रहने को बोलती है। बेचारी माला अपनी माँ की दी साड़ी का क्रेडिट अपनी सास को लेने देती है। ऐसे ही उस दिन अनुराधा की खूब तारीफ होती है। अब समय गुजरता है। लगभग बड़े बेटे की शादी के 2 महीने के बाद ही दूसरे बेटे मोहन की भी शादी हो जाती है और अनुराधा अपनी दूसरी बहू चांदनी का स्वागत करके उसको कमरे में भेज देती है और अपनी बड़ी बहू के पास जाकर कहती है, बहू, वो ना मुझे तुझसे एक काम था। क्या है ना, कल चांदनी की मुंह दिखाई है, तो एक काम कर, तू अपनी बनारसी साड़ी दे दियो, मैं उसको पहनने को दे दूंगी। कहीं वो हल्की साड़ी पहन लेगी तो मोहल्ले वाले कहेंगे एक बहू को तो इतनी महंगी साड़ी दे दी और दूसरी को दी ही नहीं। ठीक है माँ जी, अभी देती हूँ। माला उदास मन से अपनी माँ की दी बनारसी साड़ी अपनी सास को दे देती है और अनुराधा वो साड़ी लेकर सीधा चांदनी के पास जाकर कहती है, चांदनी बहू, ये ले साड़ी, ये तुझे कल मुंह दिखाई पर पहननी है। ये हमारी खानदानी साड़ी है, बड़ी बहू ने भी यही पहनी थी अपनी मुंह दिखाई पर। ठीक है माँ जी, वैसे ये साड़ी बहुत खूबसूरत है। आपके समय में भी ऐसा लेटेस्ट डिजाइन था क्या? कमाल की बात है। कमरे में मौजूद मोहन अपनी माँ की बात सुनकर बोलता है, माँ, ये अचानक से खानदानी साड़ी कहाँ से आ गई? आपकी सासू माँ यानी कि हमारी दादी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। तू उनकी बहू था क्या जो तुझे बताती? बहू, समय पर तैयार हो जाइयो। अनुराधा इतना बोलकर चली जाती है। अगले दिन सुबह सभी मेहमान और पड़ोस की औरतें अनुराधा की दूसरी बहू की मुंह दिखाई में आती है, जहां वो सभी वैसे ही बनारसी साड़ी में चांदनी को देखती है जिसमें माला की मुंह दिखाई हुई थी। और ये देखकर कमला बोले बिना रह नहीं पाती। अरे अनुराधा, ये क्या? ये साड़ी तो माला बहू की है ना, जो तूने उसे मुंह दिखाई पर दी थी। नहीं आंटी जी, ये साड़ी तो। बहू, मैं बताती हूँ। अरे कमला, मैंने अपने 5 बेटों की 5 बहुओं के लिए सेम साड़ी ली है। एक साड़ी 50,000 की है। अब 5 को ये ना लगे कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। ये क्या माँ जी झूठ क्यों बोल रही है? उन्होंने तो मुझे बोला था कि ये साड़ी खानदानी है। चांदनी ये सब सुनकर अपनी जेठानी माला का चेहरा देखती है जो कि बहुत उदास थी। इसीलिए चांदनी मुंह दिखाई में कुछ ना बोलकर उसके खत्म होने पर अपनी जेठानी माला के पास जाती है, जहां वो माला से सब कुछ जान लेती है और बोलती है, दीदी ये तो गलत है। माँ जी अपनी 5 बहुओं को एक ही बनारसी साड़ी देंगी, वो भी आपकी माँ की दी हुई। हमें जाकर माँ जी को बोलना चाहिए। चलिए। नहीं चांदनी, हम इस घर की बहुएं हैं, हमें अपने ससुराल का मान रखना ही होगा। माला चांदनी को अपनी सास से बात करने से रोक लेती है। अब इस बात को समय गुजरता है। दोनों बहुएं घर को अच्छे से संभालती हैं, लेकिन अब अनुराधा के बाकी के 3 बेटों की शादी के लिए एक ही घर की लड़कियों के रिश्ते आते हैं, जिस पर एक शाम अनुराधा इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी। तभी उसका सबसे छोटा बेटा मयंक कहता है, माँ, आप मना क्यों कर रही हैं? इतनी अच्छी लड़कियाँ हैं, दोनों भैया और मुझे पसंद है, फिर क्यों? माँ जी के पास 3 बनारसी साड़ी नहीं है ना, इसलिए। चांदनी चुप। माँ, अब जब तीनों को पसंद है लड़कियाँ तो कर दो ना रिश्ता पक्का। आप बिना हद करती हो। अपने घर वालों की जिद के आगे अनुराधा की एक नहीं चलती और अब वो बचे हुए तीनों बेटों की शादी एक ही घर की 3 लड़कियों काव्या, माया और रोशनी से कर देती है। 3 बहुओं का स्वागत करते वक्त अनुराधा के घर में उसकी कुछ पड़ोसने भी थी, जो अनुराधा से कहती है, अरे वाह अनुराधा, अब तो तेरी बाकी की 3 बहुएं एक साथ आई हैं। मुझे तो इनकी मुंह दिखाई देखनी है। तीनों एक जैसी बनारसी साड़ी में कैसे लगेंगी? सच में कमला, मुझे भी देखना है कहाँ होती है ऐसी सास जो अपनी 5 बहुओं को इतनी महंगी साड़ी दिलवाए, वो भी अलग अलग। माँ जी, ये आंटी किस साड़ी की बात कर रही हैं? अरे मेरी देवरानियों, मैं बताती हूँ। माँ जी ने ना अपनी 5 बहुओं के लिए 50,000 वाली सिल्क बनारसी साड़ी दे रखी है। मैंने और बड़ी दीदी ने भी महंगी वाली बनारसी साड़ी पहनी थी। तुम भी अब पहनोगी अपनी अपनी साड़ियाँ। अरे मैं तो कहती हूँ अनुराधा 5 बहुओं की एक साथ मुंह दिखाई करवा दे और 5 एक जैसी बनारसी साड़ी में आएंगी, कितनी अच्छी लगेंगी। अरे वाह कमला आंटी जी, आपने क्या आइडिया दिया है। क्यों माँ जी? चांदनी, तुम सब जानते हुए भी ऐसा बोल रही हो। दीदी, झूठ का अंत तो होना ही है ना। अब या तो माँ जी सबके सामने अपना सच बोलेगी या अपने झूठ को छुपाने के लिए सबको एक जैसी साड़ियाँ दिलाएगी।
ये चांदनी बहू ना और कमला, इसने तो अब मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वैसे गलती मेरी ही है, मैंने झूठे दिखावे के चक्कर में माला बहू की साड़ी को अपनी दी हुई साड़ी बताया, तो भुगतना तो था ही। अरे अनुराधा कुछ तो बोल। हाँ हाँ ठीक है, कल मुंह दिखाई में देख लेना क्या होगा। अभी जाओ, मेरी नई बहू को आराम करना है। सारी पड़ोसनें वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह पांचों बहुएं अपनी सास से साड़ी मिलने का इंतजार कर रही थी। तभी अनुराधा उनके पास आती है और कहती है, माला बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी माँ की दी बनारसी साड़ी को सबके सामने ये कहा कि मैंने तुझे दी है। इस झूठ से ही झूठ का सिलसिला शुरू हुआ। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम पांचों को वैसी ही बनारसी साड़ी दिला पाऊँ, इसीलिए आज मैं मुंह दिखाई में सबके सामने सच बोल दूंगी। लेकिन माँ जी, सभी पड़ोसनें ये जानकर आपका मजाक उड़ाएंगी। नहीं, आप ये मत करिए। जब झूठ मैंने बोला है तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। नहीं माँ जी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्या मतलब? हमें चांदनी दीदी ने कल ही सच बता दिया था और इसलिए हमारे पतियों ने हमें माला दीदी जैसी साड़ी लाकर दे दी कल रात ही। हाँ माँ जी, अब आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और आपकी पांचों बहुएं भी मुंह दिखाई में एक जैसी बनारसी साड़ियों में आएंगी। अनुराधा अपनी पांचों बहुओं की समझदारी देखकर बहुत खुश होती है और अपनी गलती को समझते हुए आगे दोबारा कभी ना झूठ बोलने की कसम खाती है। जिसके कुछ देर में पांचों बहुएं एक जैसी बनारसी साड़ी पहनकर मुंह दिखाई के लिए सबके सामने आती है और अनुराधा की इज्जत पर भी कोई दाग नहीं लगता। अर्पिता की नई नई शादी हुई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी। इसके बावजूद विशाल अर्पिता से बहुत प्यार करता था। अर्पिता भी बहुत खुश थी। रात का समय था। तभी विशाल कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, अपने हाथ आगे करो जल्दी से। अर्पिता विशाल की बात सुनकर अपना हाथ आगे कर देती है। विशाल अर्पिता के हाथ में कंगन पहना देता है। कंगन पहनने के बाद अर्पिता कहती है, ये कंगन तो बहुत सुंदर है, मुझे पसंद आया। लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं। अरे मुझे दूसरे हाथ में भी कंगन पहनाना चाहिए, अभी दूसरे हाथ में पहना देता हूँ। नहीं नहीं विशाल, मैं एक ही हाथ में कंगन पहनती हूँ, इसी हाथ में कंगन ठीक है। इतना कहकर अर्पिता सो जाती है। सुबह का समय था। अर्पिता की पहली रसोई की रस्म होती है। अर्पिता जल्दी से नहाकर किचन में चली जाती है और सबके लिए खाना बनाना शुरू करती है। कुछ ही देर में खाना खाने के बाद अर्पिता की सास सरिता कहती है, बहू खाना तो बेहद अच्छा है। मुझे तो लगा था तुझे पानी भी उबालना नहीं आता होगा। तूने तो मुझे इम्प्रेस ही कर दिया। मैं तुझे शगुन में ये कंगन देना चाहती हूँ। इतना कहकर सरिता अर्पिता को एक कंगन दे देती है। अर्पिता अपनी सास का दिया कंगन भी उसी हाथ में पहन लेती है जिसमें पहले से 4 कंगन उसने पहने थे। ये देखकर सरिता कहती है, बहू तूने एक हाथ में 5-5 कंगन क्यों पहन दिए? दोनों हाथ में 2-2 कंगन पहन ले। ऐसे एक हाथ खाली नहीं रखते। अभी शादी हुई है तेरी। नहीं माँ जी, मुझे एक ही हाथ में कंगन पहनने की आदत है और ये 5 कंगन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मन में आए वो कर तू। इतना कहकर सरिता वहाँ से चली जाती है। तभी विशाल मन में सोचने लगता है, पता नहीं अर्पिता एक ही हाथ में कंगन क्यों पहनती है। माँ अब इस बारे में कुछ और ना बोले, वरना तो दोनों में कहासुनी हो जाएगी। ये सब सोचते हुए विशाल ऑफिस के लिए निकल जाता है। अर्पिता घर का बाकी काम करने लगती है। इतने में कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। आवाज सुनकर अर्पिता दरवाजा खोलती है तो देखती है कि पड़ोस वाली कमला आई है। अर्पिता के बिना बोले ही कमला अर्पिता को साइड करके घर में घुस जाती है और सरिता का नाम पुकारने लगती है। तभी सरिता कहती है, अरे क्या हो गया कमला? भूचाल आ गया है क्या जो ऐसे चिल्ला रही है मेरे घर आकर? भूचाल तो कोकिला के घर में आ गया। उसकी बहू जो भाग गई अपने आशिक के साथ। क्या सच में उसकी बहू भाग गई? अरे मैंने तो कोकिला को ना जाने कितना समझाया था कि उसकी बहू के लक्षण ठीक नहीं हैं। इसी तरह दोनों बातें करने लग जाते हैं। तभी कमला अर्पिता का हाथ देखती है और कहती है, बहू तूने एक ही हाथ में कंगन क्यों पहने हैं, वो भी 5? सबकी नजर बस कंगन पर ही जाती है। आंटी जी बस ऐसे ही, और ये 5 कंगन मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा तो ऐसी बात है क्या? मुझे भी तो बता कि आखिर ये 5 कंगन तुझे दिए किसने हैं जो इतने इम्पोर्टेंट है? ये कंगन मुझे मेरी माँ ने दिए थे। ये वाला मुझे विशाल जी ने दिया था और ये वाला माँ जी ने। और ये मेरे लिए बहुत ही लकी है, इसलिए मैं हमेशा पहनती हूँ। ये तो तूने 4 कंगन के बारे में ही बताया, एक तो रह गया। ये कंगन क्यों इम्पोर्टेंट है? आंटी जी
इस कंगन के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकती। ये कंगन तो मुझे मेरे एक्स ने दिया था और ये मुझे हमेशा एहसास दिलाता है कि मेरा एक्स विपिन एकदम ठीक है। इतना कहकर अर्पिता वहाँ से चली जाती है। अर्पिता के जाते ही कमला कहती है, सरिता, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। भला तेरी बहू एक ही हाथ में कंगन क्यों पहनती है, वो भी सिर्फ 5। ये तो सोचने वाली बात है। कहीं तेरी बहू अपने एक्स का नाम का तो कंगन हाथ में नहीं पहनती? क्या कमला कुछ भी बोलती है? अभी तो मेरी बहू को आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया। तुझे बुरा लगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। चलती हूँ, बहुत बात कर ली। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। कमला तो चली जाती है, लेकिन सरिता के दिमाग में वहम छोड़ जाती है, जिस वजह से सरिता ना चाहते हुए भी अपनी बहू पर नजर रखने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अर्पिता बर्तन धो रही थी, तभी उसका एक्स का दिया हुआ कंगन में से नग निकल जाता है। ये देखकर अर्पिता अपने मन में कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये विपिन के दिए कंगन का नग कैसे निकल गया? कहीं विपिन को कुछ हो तो नहीं गया होगा ना? अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है और जो नंबर मुझे याद था वो उसने बदल लिया। इतने में ही वहाँ अर्पिता की सास सरिता आती है। अपनी सास को देखकर वो जल्दी से बर्तन धो लेती है और खाना बनाने लग जाती है। अर्पिता इतना ज्यादा परेशान होती है कि सब्जी में ज्यादा मसाले डाल देती है, रोटी जली हुई बनाती है। ये देखकर अर्पिता की सास सरिता से कहती है, बहू तू ठीक तो है ना? सब्जी में इतने मसाले और ये सारी रोटियां भी जली हुई है। नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ध्यान नहीं दिया इसलिए सब्जी में मसाले ज्यादा हो गए और रोटियां पता नहीं कैसे जल गई। अब मैं माँ जी को क्या बताऊँ कि मुझे विपिन की चिंता हो रही है। ये देखकर सरिता कहती है, न जाने आजकल बहू का दिमाग कहाँ ही चल रहा है। सरिता अर्पिता को संभालती है और उसे कमरे में ले जाकर सुला देती है। सुबह होते ही जैसे तैसे करके अर्पिता अपने एक्स विपिन के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि अब विपिन गोलगप्पे की रेडी लगाता है। शाम को सब्जी लाने के बहाने से अर्पिता बाजार जाती है और अपने एक्स के पास जाकर कहती है, विपिन, तुम ठीक तो हो ना? मुझे कल से तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तुम्हारे दिए हुए कंगन का एक नग निकल गया था। मुझे तो तब से ही लग रहा था कहीं तुम्हारे साथ कुछ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस बुखार हो गया था कल। लेकिन तुम्हारे हाथ में 5 कंगन कैसे? एक मुझे मेरे पति ने दिया है, एक तुमने दिया था, एक मुझे मेरी सास ने और एक मेरी माँ ने दिया है। और ये आखिरी वाला कंगन मुझे बहुत पसंद है, मेरे लिए लकी भी है। ये तो तुम जानते ही हो, इसलिए मैंने पहन रखे हैं। विपिन से बात करते हुए अर्पिता को उसकी सास और कमला देख लेती है। तभी कमला कहती है, सरिता, देख तेरी बहू गोलगप्पे वाले से कैसे बात कर रही है। मुझे तो लगता है तेरी बहू का चक्कर है इसी गोलगप्पे वाले से। खिलाता होगा इसे फ्री में गोलगप्पे, तभी तो पट गई होगी। मुझे क्या पता कि ये मेरी बहू का एक्स है? जरूरी थोड़ी है गोलगप्पे खाने आई होगी। अर्पिता गोलगप्पे खाकर आ रही होती है। तभी उसकी सास सरिता उसे रोककर पूछती है, बहू, तू उस गोलगप्पे वाले से क्या बात कर रही थी? कौन है वो तेरा? क्या जानती है तू उसे? माँ जी, आप यहाँ कैसे? वो मेरा एक्स बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो यहाँ गोलगप्पे खाने आई थी। इतना कहकर अर्पिता वहाँ से चली जाती है और घर जाकर काम करने लगती है। तभी सरिता का दिया हुआ कंगन पूरी तरह टूट जाता है और अर्पिता अपने मन में सोचती है, विपिन के दिए कंगन का एक नग निकल गया था तो विपिन को बुखार हुआ था। माँ जी का दिया कंगन तो पूरी तरह ही टूट गया। मुझे तो लगता है कहीं माँ जी टपक चुकी होंगी। यही सोचकर अर्पिता रोते हुए विशाल को ऑफिस से घर बुला लेती है और उसे फोन पर ही कह देती है कि अब माँ इस दुनिया में नहीं रही। विशाल ये सोचकर तुरंत ही घर आता है। वहीं दूसरी तरफ कमला और सरिता इस बात पर लड़ रहे थे कि अर्पिता कहाँ है। वो उसका एक्स नहीं है तो मतलब नहीं है। बहू खुद ही तो कह कर गई है कि वो उसका एक्स बिल्कुल भी नहीं है। हमने तो उससे पूछा ही नहीं कि वो उसका एक्स है या नहीं। उसने खुद ही कहा कि वो उसका एक्स बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गोलगप्पे वाला ही इसका एक्स है। यही बहस करते हुए सरिता और कमला घर पहुंच जाते हैं। विशाल सरिता को देखकर खुश हो जाता है। वहीं सरिता अपनी फोटो पर माला और अगरबत्ती को जला देखकर कहती है, अभी तो मैं जिंदा हूँ, अभी से मेरी फोटो पर माला चढ़ा दी और अगरबत्ती भी जला रहे हो। अर्पिता, ये कैसा गंदा मजाक है? तुमने तो बोला कि माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये तो यहाँ बिल्कुल ठीक खड़ी हैं। ये देखकर तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
माँ का दिया हुआ कंगन मेरे हाथ से टूट गया तो मुझे तो लगा कि माँ जी कहीं निकल ली होंगी। इन सब बहस में कमला और सरिता विपिन के बारे में पूछना ही भूल जाते हैं और अर्पिता अपने हाथ से पांचों कंगन को निकालकर फेंक देती है और कहती है, मैंने तो माँ जी का दिया हुआ कंगन वापस जोड़कर पहन लिया था, लेकिन अब से मैं हाथ में कंगन नहीं पहनने वाली।